Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 11th and it is our fifth part, and in this part we understand about the chapter number 3, that's named as consumer equilibrium, and our today's topic is indifference map and the budget line or the price line. तो आज बजट लाइन और प्राइस लाइन के साथ साथ हम इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? तो इंडिफरेंस कर्व, वन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द वन पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक डिफरेंस कर्व यानी कि अगर हम कोई इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये बताता है किसके बारे में, कि वन पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। The group of the various indifference curves showing the different level of a satisfaction is called the indifference map। यानी कि अगर इसमें एक साथ बहुत सारे इंडिफरेंस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाए तो ये इंडिफरेंस कॉम्बिनेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिफरेंस मैप के बारे में। इंडिफरेंस मैप को ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज शोइंग द इंडिफरेंस मैप। फिगर 8 जैसा कि आपके सामने है, यहाँ पे कहता था शोइंग द 4 डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2, IC3, IC4। IC को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिफरेंस कर्व्स के रूप में, और IC4 तक ये अलग अलग इंडिफरेंस कर्व को शो ऑफ कर रहा था। इंडिफरेंस कर्व IC1 इज शोइंग द लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये जो है यानी कि ये जो IC1, IC2, IC3 एंड IC4, ये जो कॉम्बिनेशन है ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लोएस्ट सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि IC4 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन को, यानी मैक्सिमम लेवल यहाँ से हम जो सेटिस्फैक्शन का है उसको अचीव कर रहे हैं। तो ऑल द 4 डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व शोइंग द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि अगर हम बात करें तो 1 का सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 2 का है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या है 3 का है, और सबसे ज़्यादा 4 का है। तो हर एक लेवल पे जो इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट किया गया है वो अलग अलग लेवल के सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो उसमें क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ये डाउनवर्ड होता है, यहाँ लेफ्ट हमारा हो गया और इधर से राइट की तरफ ये मूव करता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। ठीक है। इट हैज़ अ निगेटिव स्लोप होता है, ये निगेटिव स्लोप होता है। क्यों निगेटिव? क्या होने का मतलब क्या है? हम अगर अपवर्ड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा स्लोप क्या होता है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, इसलिए ये निगेटिव स्लोप होता है। कहता है हायर इंडिफरेंस कर्व शो द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर देखें तो अगर हाई इंडिफरेंस कर्व है जैसा कि IC कर्व 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे जब हम बात करते हैं IC1 की तो ये सबसे लोएस्ट कर्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सबसे लोएस्ट सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द 2 इंडिफरेंस कर्व ऑफ द सेम कंज्यूमर नेवर कट ईच अदर। यानी कि अगर एक ही कंज्यूमर के 2 अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनते हैं तो वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एनी ऑफ द एक्सेस। यानी कि जब भी हम इसको अगर बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व को, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किस पे, ग्राफ पे, तो हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो ये जब भी बनेंगे ये ऐसे बनेंगे, एक टाइम आएगा ये पैरेलल हो जाते हैं। अगर देखें तो यहाँ इसके पैरेलल ये रहता है थोड़ा सा इसके पर, लेकिन जब मूवमेंट आती है जैसे से डाउनवर्ड की तरफ आता है वो क्या करता है, मूव कर जाता है। तो इस वजह से वो कभी एक्सिस को टच नहीं करते। फिर कहता है इंडिफरेंस कर्व इज द कॉन्वेक्स ऑफ ओरिजिन बिकॉज MRS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करता है। MRS SXY, जो MRS हमारी है XY जो है, यानी कि गुड्स X और गुड्स Y की कॉम्बिनेशन की बात करता है, इज डिमिनिशिंग। वो क्या होता है? डिमिनिशिंग करता है। अगर देखें तो हमारा यहाँ पे ज्यादा है तो ये यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि अगर हमने क्या किया Y में कुछ डिक्रीजिंग की, Y के कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजेस लाए
तब हम x के कॉम्बिनेशन में कुछ इंक्रीजिंग कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग कॉन्सेप्ट में होता है। अगर हम x को सेक्रीफाई करेंगे तो y इंक्रीज होगा, y को सेक्रीफाई करेंगे तो x इंक्रीज होता है। और इस वजह से ये MRS जो होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होती है, या मैक्सिमम रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सॉरी मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होती है वो YS डिमिनिशिंग सिचुएशन होती है। फिर कहता है इंडिफरेंस कर्व नीड्स नॉट टू बी द पैरेलल, ये कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। द इंडिफरेंस कर्व ऑफ अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस आर द पैरेलल। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इस इंडिफरेंस कर्व के मिल जाते हैं तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई गुड्स है जो सेम सेटिस्फैक्शन मेंटेन करता है, गुड्स ए, गुड्स वाई या गुड्स बी, दोनों सेम सिचुएशन को मेंटेन करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो पैरेलल हो सकते हैं। फिर कहता था कहाँ गया, the curvatures of the indifference curves shows the degrees of substitutes and the complementary nature between the two goods। अगर देखें तो substitutes और complementary nature, यानी कई बार क्या होता है, ऐसे गुड्स जो होते हैं जो एक के बगैर दूसरे का यूज नहीं हो सकता, वो complementary गुड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते, तो गाड़ी अगर चलानी है तो पेट्रोल भी आपको चाहिए। तो ये दोनों के यूजेस को इंपॉर्टेंट रखने का काम करता है, दोनों के यूजेस की डिग्री को बढ़ाए रखने का। जितनी ज़्यादा गाड़ी उतनी ज़्यादा पेट्रोल का कंजप्शन चलता रहता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, इसे MRS भी कहते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कहता है, तो इसमें कहता क्या है, द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व शोज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर। ये वो रेट होता है जहां पे कमोडिटीज क्या होती हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट सिचुएशन में आने के लिए तैयार बैठी होती हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट होती हैं। सो दैट द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन सेम। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के सिचुएशन में या इक्वल कंडीशन में आती है, तो जो हमको कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए कैसे। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कमोडिटीज X और कमोडिटीज Y हैं, तो कॉम्बिनेशन X और Y का बनता है 1:20 का। तो इसमें MRS की बात करें, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले के साथ हम बहुत ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं आप कि कंपैरिजन जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम B के पास जाते हैं, आपने A के साथ कोई कंपैरिजन जनरेट किया है, 1:20 था ये X और Y की। अगर B की बात करते हैं तो B के साथ जैसे 2 होता है और 15 होता है, 2 and 15। तो यहाँ क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन है डेल्टा Y और डेल्टा Y एंड डेल्टा X का, यानी कि अगर हम MRS की बात करें तो यहाँ पे जो होता है X और डेल्टा Y के बीच का क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। तो नॉर्मली ये क्या हो जाता है कि अगर देखें तो इन दोनों के बीच में 1 की चेंजिंग है। डेल्टा X इज इक्वल टू, मैंने कहा था X2 और X1 इसको मान लेंगे, Y2 एंड Y1 मान लेंगे इसको, ठीक है। तो डेल्टा जब भी निकालते हैं तो X2 माइनस X1 कर लेंगे, डेल्टा Y जब निकालेंगे तो Y2 माइनस Y1 कर लेंगे। तो डेल्टा X की वैल्यू अगर बात करते हैं तो देखिए 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का है, यानी कि ये 1 रेशियो जनरेट हो रहा है। और डेल्टा Y की बात करते हैं तो 15 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। ये देखिए कंजप्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको निगेटिव में नहीं रखेंगे। और ये 5, यानी कि ये जो रेशियो जनरेट हो रहा है वो 5:1 का कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहा है। कंजप्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि 2 है, 3 है, इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट कर दूँ और भी। MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ A, B, C, D, E, F तक का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 15, 11, 8, 6 एंड 5 का है। तो हमने देखा कि जब भी हम बात करेंगे तो डिफरेंसेस MRS का कॉम्बिनेशन डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X की रिप्रेजेंटेशन होगी।
और डेल्टा एक्स की बात करें तो डेल्टा एक्स जो होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस होगा, ठीक है। तो पहले वाले में तो हमारा कुछ नहीं होना है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा, लेकिन दूसरे वाले की जब बात करेंगे तो दूसरे वाले में क्या होता है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 5 आ जाता है। ये रेशियो होगा 5:1 का। ये पहला हो गया, यानी कि ए की बात कर लें। बी के एमआरएस की बात कर लें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इनके बीच का गैप 1 है और इनके बीच का गैप 4 है, यानी 4:1 का है, ठीक है। फिर अगर हम सी की बात कर लें तो इनके बीच का गैप 1 का है, इनके बीच का गैप 3 का है, ये 3:1 हो जाएगा, ठीक है। एंड डी की बात करें तो फिर वही इनके ये तो बी का हुआ, पहला जो होगा बी से सी, डी का निकला था बी। फिर अगर हम ई की बात करते हैं तो ई के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो ई और इनके बीच में जो गैप आ रही है एमआरएस की वो 1 है एक्स की, और इनके बीच में 2 है, यानी कि जो रेशियो जनरेट हुआ 2:1 का हो रहा है। एंड अगर हम बात करते हैं एफ़ की, तो एफ़ की एमआरएस की जब बात करते हैं तो इनके बीच में 1 का गैप है और इनके बीच में भी 1 का गैप है, ये 1:1 का रेशियो जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे रेशियो सामने आ रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन या सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो गुड्स की कंजप्शंस को क्या करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ मूव करते हैं या फिर इक्वल सेटिस्फैक्शन में लेके आते हैं। तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन जनरेट होता है वो इस तरीके से जनरेट होता है। यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि इन द अबव टेबल, जैसा कि टेबल आपको दिखा गया था, द ईच कॉम्बिनेशन गिवन इक्वल सेटिस्फैक्शन, हर एक कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन देने का काम कर रहा है। इन द नेक्स्ट एवरी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन द एमआरएस एक्स वाई इज डिमिनिशिंग, हर एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, एमआरएस एक्स वाई डिमिनिशिंग हो रहा है। यदि ये देखिए 5 था, फिर 4 हुआ, 3, 2, 1 वर्ड डिमिनाइज हो रहा है पूरी तरीके से। फिर कहता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शोज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ऐसे दिखाता है। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली अगर प्रेजेंट भी हम करते हैं तो सिंपली अगर देखें इस ग्राफ को प्रेजेंट करते हैं तो वही चीज़ जो हमारे पास अभी आई है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। तो इसमें अगर मान लीजिए क्या करते हैं, हम कोई यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाई भी करना पड़ता है। तो अक्सर जो सेक्रीफाई होता है वो वाई यूनिट करता है जो नेगेटिव फॉर्मेशन में आता है, ठीक है, और एक्स क्या होता है, इंक्लूड करता है, पॉजिटिव फॉर्मेशन में ही रहता है। तो इसलिए फार्मूला जो आता है ए पी, ये जो चेंजेस आ रहा है डेल्टा वाई माइनस में और पी वी डेल्टा एक्स, ये फॉर्मुलेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जैसा कि पहले ही आपको बताया गया है कि एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में लिखा था, लेकिन क्यों पॉजिटिव मैंने लिखा था, मैंने बताया कि कंजप्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इसे सॉल्व किया कि ये नेगेटिव है और इसका जो वैल्यूएशन होगा तो वो क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। तो एमआरएस टेंड्स टू डिक्लाइन विच मेक्स द आईसी कर्व द कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। तो इस पर पूरी तरीके से हमने बात की, डिक्लाइन हो रहा है पूरी तरीके से। अगर देखें तो ये जो होती है ये सारी चीज़ें डिक्लाइन करती हैं इसको, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये डिक्लाइन कॉन्सेप्ट हुआ। कहता है एमआरएस इज डिक्लाइनिंग इन डिफरेंस कर्व बिकॉज द कंज्यूमर गोज ऑन इंक्रीजिंग द गुड्स एक्स। अगर मान लीजिए क्या होता है, कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स वाई को यूज कर रहा है और उसका मोड है गुड्स एक्स को भी क्या करना है, कंज्यूम करना। तो जब से गुड्स वाई को सेक्रीफाई करेगा तब वो गुड्स एक्स को इंक्रीज कर पाएगा या उसके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएगा। इस वजह से क्या होता है कि जब भी हम वाई इंक्रीज करता है तो गुड्स एक्स क्या करता है, डिक्रीज करने का मतलब गुड्स एक्स डिमिनिशिंग रेट पे जाता है। अब बजट लाइन और प्राइस की बात कर लें। द बजट लाइन और द प्राइस लाइन, होता क्या है,
अब बजट लाइन को समझने से पहले देख लेते हैं कि होता क्या चीजें ये। द परचेज मेड बाय द कंज्यूमर डिपेंड ऑन द कंज्यूमर्स इनकम, यानी कि कंज्यूमर जो परचेज करता है वो उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि परचेजिंग पावर जो कंज्यूमर की होती है वो उसके इनकम से होती है। फिर कहते हैं एंड द प्राइस ऑफ अ गुड्स विच ही कंज्यूम, और या फिर उसकी दूसरी सिचुएशन अगर इनकम उसके पास ठीक है तो किसी गुड्स को क्यों खरीदता है वो उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कब वो खरीदने के लिए उसको तैयार हुआ, क्या उसके बजट में वो आता है या नहीं आता है, तो वो उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है जिस गुड्स को वो कंज्यूमर खरीदना चाहता है। दस द इनकम लेवल एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स डिटरमाइन द कंजप्शंस लिमिट्स फॉर द कंज्यूमर। जो इनकम लेवल होता है कंज्यूमर का, जो प्राइस होती है वो क्या करती है, कंज्यूमर के गुड्स कंजप्शंस को डिटरमाइन करने का काम करती है, यानी कि कंज्यूमर किस तरह के गुड्स को कंज्यूम करने के लिए तैयार है या कब खरीदने के लिए तैयार है, वो उसके लिए उसका इनकम और प्रोडक्ट की प्राइस बहुत मायने रखती है। थोड़ा सेट बजट सेट की अगर बात कर लें तो बजट सेट कहता भी है बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाई विद हिज इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, यानी कि बजट सेट उस कॉम्बिनेशन की बात करता है जिसमें कंज्यूमर क्या करता है, जो उसके पास अवेलेबल इनकम है और प्रोडक्ट की प्राइस है उसको फोकस करते हुए खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अगर वो कंज्यूमर तैयार कर बैठा है कि कुछ कॉम्बिनेशंस को वो खरीदना चाहता है जो उसके पास इनकम है और उसके पास जो प्रोडक्ट की प्राइस है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो जो कॉम्बिनेशन जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं। सपोज द कंज्यूमर हैज द 500 रुपीज, कंज्यूमर के पास कितना है, 500 रुपीज है, और कंज्यूमर करता क्या है, एंड द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, consumer has rupees 500 and price of goods X and goods X की प्राइस 50 रुपीज़ है एंड गुड्स Y की प्राइस जो है वो ₹100 है। अब कहता है और वो भी पर यूनिट, पर यूनिट है गुड्स एक्स की प्राइसिंग और गुड्स वाई की प्राइसिंग, तो कॉम्बिनेशन हम इसको बनाएंगे पहले, कितना वो खरीद सकता है और क्या खरीद सकता है। तो देखा जाए तो उसके पास अवेलेबल कितना है, गुड्स एक्स इस तरफ लिख लेते हैं और गुड्स वाई कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन की अगर बात कर लें, मान लीजिए पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर मान लीजिए वो क्या करता है, थोड़ा देखिए इसमें फिगर सही है, यहाँ पी क्यू आर से लिया हुआ है तो हम भी वही ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आर की बात कर लेते हैं, अगर वो क्या करता है कंजप्शन यूनिट्स के लिए गुड्स एक्स को 0 खरीदता है तो गुड्स वाई को वो 5 खरीद सकता है। वहीं अगर सेकेंड पी की बात करते हैं, गुड्स एक्स को 2 खरीदता है, 2 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स को परचेस करता है, तो वो क्या कर सकता है, 4 यूनिट ऑफ गुड्स वाई को परचेस कर सकता है। क्यू की बात करते हैं, क्यू वाले कॉम्बिनेशन की, अगर वो 4 यूनिट गुड्स एक्स खरीदता है तो 3 यूनिट ऑफ गुड्स वाई परचेस कर सकता है। वहीं पे अगर के की बात करें तो यहाँ पे अगर वो 6 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स को परचेस करता है तो 2 यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई को वो परचेस कर सकता है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं टी की, अगर वो 8 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स को परचेस करता है तो 1 यूनिट ऑफ गुड्स वाई को परचेस कर सकता है। और जब एस की बात कर सकते हैं तो जब 10 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स परचेस करता है तो वाई के लिए उसके पास कोई अमाउंट बचता नहीं है। यानी कि अगर जेड वाले कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो जेड वाले कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अटेंडेबल कमोडिटीज विद द इनकम एंड प्राइस अनअटेंडेबल होती है, यानी कि जो भी इनकम और प्राइस है, प्रोडक्ट भी उसका गुड्स एक्स पे पूरी तरीके से खर्च हो चुका है जिसके प्राइस के हिसाब से, और उसके पास एडिशनल कोई इनकम नहीं बचाएगी और इसके अलावा कोई नया वो क्या कर सकता है, कमोडिटीज़ को परचेस कर सकता है। अब इसको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से,
तो यहाँ पे देखिए, दस द प्राइस लाइन और द बजट लाइन इज दैट ऑफ लोकस of a such commodity, a combination of a two goods which a consumer can buy with the available income and price of a goods. अब देखिए, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि प्राइस लेवल जो हमारे पास है, या फिर प्राइस लाइन या बजट लाइन की बात करें, तो ये वो लाइन होती है जिसमें जो प्राइस और इनकम होती है उसको फोकस करते हुए कंज्यूमर किसी कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड्स को परचेज करने के लिए तैयार होता है. थोड़ा सा ग्राफिकली इसको अगर समझ लें, ठीक है. तो अगर देखें 2, 4, 6, 8, 10 x पे, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 है क्या कि 5 है तो 0 है, 10 है तो 0 है. पहले तो हम इसको ही मिला लेते हैं ऐसे ही. अब उससे पहले थोड़ा सा ऐसे नहीं मिलाएंगे, जब हम पहले पूरा बनाएंगे. 2 है तो 4 है, 2 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, 4 है तो 3 है, 6 है तो 2 है, 6 है तो 2 है, 8 है तो 1 है. ये कॉम्बिनेशन बनता है. तो ये जो लाइनअप है, यानी कि अगर देखें तो ये R, P, Q, K, T, S, ये गुड्स Y एंड गुड्स X. ठीक है. तो यहाँ गुड्स X और गुड्स Y की कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कहता था स्लोप ऑफ अ लाइन इज tan R S X. R S R S और इसके बाद X की बात करता है. यानी कि जो स्लोप है ये वाला, ठीक है, वो tan एंगल बनाता है. और उसमें अगर देखें तो tan ये जो कहना चाहता है, यानी कि स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल टू tan एंगल R S X, R S X, ये जो एंगल है. अब ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो tan 180 में से इसको लेस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल R S X. जब इसको हम लेस करते हैं तो वो मिलता क्या है, ये नेगेटिव फॉर्मेशन मिलता है. 180 क्या है हमारा भाई, ये देखिए O और R है, ठीक है. तो यहाँ पे कहता है माइनस OR अपॉन OS. OS इतने को टोटल में से लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वो आ जाएगी. तो अक्सर देखें तो ये हमारा एंगल जो है वो नेगेटिव फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पे कहते हैं नेगेटिव साइन सो द नेगेटिव स्लोप ऑफ अ प्राइस लाइन. जब नेगेटिव साइन की बात करें तो वो ये दिखाता है कि जो प्राइस लाइन है वो क्या है, नेगेटिव है. और ये भी कहता है फिर, यानी कि इनकम अपॉन यहाँ पे जो सिचुएशन आती है माइनस इनकम अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स Y अपॉन इनकम ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स X. यानी कि PX प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस ऑफ गुड्स X का, Y का, X का, Y का, और PY जो है प्राइस ऑफ गुड्स Y का, PX प्राइस ऑफ गुड्स X को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि ओवरऑल देखें तो हम अगर इनकम को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व आउट कर देते हैं, तो हमारे पास PX अपॉन PY, सॉरी PX अपॉन PY जनरेट होता है, जो कि हमारे लिए किस चीज़ को, स्लोप ऑफ अ लाइन या प्राइस लाइन को रिप्रेजेंट करने का करता है. ये एक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे. द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस. अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं इस पॉइंट के बाद से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, तो होता क्या है,
तो लाइन कहती है कंज्यूमर ऑब्टेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम when he become the successful in maximizing his satisfaction by the purchasing of goods with his limited income and a given price. कंज्यूमर क्या करता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आता है, नहीं ये वो सिचुएशन होता है जहां पे उसको और की अमाउंट की जरूरत नहीं है. ये वो पोजीशन है पॉइंट ई एंड डिफरेंस कर्व का जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है. जिसे कहता क्या है यार, ऐसे इसको कर लीजिए. The price line of consumer is determined by his income and price of the goods he consume. किसी भी प्राइस लाइन की अगर बात करते हैं तो कंज्यूमर का जो इनकम होता है, प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है उसके ऊपर वो निर्भर करता है. With the given price line, a consumer try to obtain his maximum possible and difference curve. अब वो जो गिवन लाइन हमारे पास होती है, यानी जो भी ये लाइन है, यानी कि ये लाइन जो हमारे पास आ रही है, इस कॉम्बिनेशन में वो कस्टमर जो हमारा होता है, कंज्यूमर जो होता है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को जनरेट करने का काम करता है. और ये भी कहता है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस देयर आर द टू कमोडिटीज ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और यहाँ पे कम से कम दो कमोडिटीज होगी, जैसे आपको बार बार बताया जा रहा है कि कमोडिटीज या गुड्स एक्स और गुड्स वाई, ये दो अलग अलग कमोडिटीज है. और इन दो अलग अलग कमोडिटीज में वो ऐसे कॉम्बिनेशन को मेंटेन करता है जहां से वो मैक्सिमम पॉसिबल कहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मेंटेन कर सकता हो या पॉसिबिलिटीज को जनरेट कर सकता हो, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, कंजप्शन को मेंटेन करके यूटिलिटी को मेंटेन करने का काम करता हो. अब बात करते हैं प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट इन डिफरेंस कर्व. ठीक है, इन डिफरेंस कर्व में जो प्राइस लाइन थी क्या होता है, टेंजेंट होता है. कहता है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एमआरएस ऑफ अ गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई शुड बी इक्वल टू बी द रेशियो ऑफ अ प्राइस गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई. तो आपको बताया गया था कि एमआरएस की सिचुएशन की बात करें, एम आर एस एक्स और वाई की अगर बात करें तो पी एक्स एंड पी वाई इसके क्या करता है, इसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ भी कहता है फिगर 11 की अब जो बात की हमने पीछे जो फिगर देखा ये वाली, तो यहाँ साफ साफ बताता है कि जो E है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ E इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ E स्लोप ऑफ अ प्राइस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ये वो पॉइंट है जिसमें स्लोप ऑफ प्राइस यानी कि प्राइस वो बराबर है किसके, जो कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस कर्व के उसके बराबर है. यानी दो गुड्स के बीच में जो मैक्सिमम रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की अगर बात करें वो जो जनरेट हो रहा है उसके वो क्या है, बराबर है. फिर कहता है फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर देखें तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है इसके ओरिजिन पॉइंट से. तो यहाँ पे कैसे कहता है एमआरएस शुड बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. एमआरएस हमेशा क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है. डिमिनिशिंग होता है घटते हुए क्रम में होता है भाई. जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करें तो वो धीरे धीरे सब्स्टिट्यूशन की तो वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन की तरफ मूव करता है. तो फिगर 12 जो फिगर आपको दिया गया है एट अ पॉइंट के, ये जो के पॉइंट दिख रहा है ये वो पॉइंट होता है जो क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन हिज गेट द फुलफिल्ड बट this equilibrium is not the stable because at a point K the MRS is the increasing. अब पॉइंट ए के पे क्या हो रहा है, MRS जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वो सेटिस्फैक्शन के पॉइंट को मेंटेन नहीं करेगा. अक्सर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस एक ही सिंबल बन रहा है और वहाँ पे क्या है, ऐसे बन रहा है फिर ऐसे बन रहा है, यानी कि MRS यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और ये जो दो जनरेट लाइन बन रही है हमारी इस पे क्या हो रहा है, वो पूरी तरीके से उस पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है. लेकिन अगर यहाँ ई की बात करें तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन को मेंटेन कर सकता है क्योंकि यहाँ पे जो वो लाइनअप है वो उस बजट लाइन पे कह लीजिए या फिर जो हमारा प्राइस लाइन है उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है. तो उस जगह पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन को मेंटेन किया जा सकता है.
सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाता है. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट और द क्वेरी, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम. थैंक यू.